नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कृषि आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे आजकल सेब के बगीचों की देखरेख कर सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं UHF नौणी सोलन से रिटायर्ड प्लांट पैथोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर KD वर्मा जी। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जैसे हम देखते हैं कि जो हिमाचल है वो सेब राज्य के नाम से जाना जाता है, और जब हम सेब के बगीचों की बात करते हैं तो उसमें देखभाल की पूरे वर्ष ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो बरसात का मौसम है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है सेब के बगीचों की देखभाल की? ठीक है, आपने जो प्रश्न है बड़ा वाजिब है जी। और आपने सेब की बात की तो जहाँ तक सेब का संबंध है तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है जी। क्योंकि हमारे यहाँ पर इसकी जो खेती है वो लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर में होती है और उसकी प्रोडक्शन लगभग 5 लाख मीट्रिक टन के करीब है। जी। और सेब जो है हमारी एक इंडस्ट्री है हमारी हिमाचल की, और लगभग इसमें जो 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है लगभग, और इसमें बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि और इससे बड़ा व्यवसाय हमारे प्रदेश में कोई है नहीं। और जहाँ तक सेब की बात है, सेब में आजकल के दिनों में बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं और इससे लोग काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन ये सारा जो सब कुछ है अगर देखा जाए तो हमारी जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा फैलती है क्योंकि नमी बहुत होती है और नमी होती है और थोड़ा टेम्परेचर भी ठीक होता है। तो ये जितने भी रोग हैं खास करके फफूंद, जिनको हम फफूंद से जनित रोग हैं, वैसे तो रोग तो कई कारणों से होते हैं, फफूंद से होते हैं और जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं और कुछ पोषक तत्व की कमी से भी होते हैं। लेकिन मुख्य जो रोग हैं वो हमारे आजकल बगीचों में जो हो रहे हैं वो है फफूंद रोग हैं, जिसमें प्रमुख हैं हमारे ये समय से पहले पत्ते का झड़ना, जिसको हम मार्सलीनिया ब्लॉच कहते हैं। ऐसे दूसरा है कि उसको हम अल्टरनेरिया ब्लॉच कहते हैं, एक लीफ ब्लाइट है। तो इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो ये रोग हैं वो आजकल हमारे बगीचों में देखने को मिल रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जिससे पत्ते समय से पहले झड़ गए, पत्ते जो है वो फलों के लिए आहार तैयार करते हैं। अगर पत्ते नहीं होंगे तो फलों का जो उत्पादन है वो भी घट जाएगा, उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, आकार ठीक नहीं मिलेगा। और उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है, जो समय से पहले अगर पत्ते झड़ जाएंगे तो अगले साल के लिए भी वो पौधों को एक किस्म से रोगग्रस्त करते हैं, क्योंकि पौधों में जो डेवलपमेंट होनी है या जो उसकी विकास होना है उसके लिए पत्तों का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगले साल जो हमारी फसल है वो बीमे अच्छे हों, बीमे मतलब स्पर अच्छे हों, उसके ऊपर फल अच्छे लगें और अच्छी गुणवत्ता वाले लगें। तो ये सब चीज़ें जो है इन रोगों की वजह से जो हमारे को नुकसान होता है। जैसे मैंने कहा कि हमारी जो मेन आर्थिकी है, जो हमारी व्यवसाय है वो सेब है हिमाचल में। वैसे तो सारे फल यहाँ उगाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप में जो हमारा ये आर्थिकी है वो सेब के ऊपर निर्भर है। जी बिल्कुल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बरसात का मौसम है जो सेब के बगीचों के लिए वो एक चुनौतीपूर्ण रहता है। बिल्कुल बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है। और इसमें लोग काफ़ी, क्योंकि मौसम ज़्यादा बारिशों की वजह से क्या होता है कि जैसे हम कोई भी अगर हमने इसका उपचार करना है तो उसके लिए हम कोई फूलनाशक का स्प्रे करेंगे, लेकिन फूलनाशक का स्प्रे करें, लेकिन अगर मौसम अगर 12 घंटे तक साफ़ नहीं रहता तो आपको स्प्रे दोबारा करना पड़ता है। इस तरह से क्या है कि लोगों की उसके ऊपर खर्चे बढ़ जाते हैं और उनका लाभ नहीं मिल पाता। तो ये सब चीज़ें अगर मद्देनजर रखी है तो आजकल जो है, और दूसरे सबसे बड़ा जो इस मौसम में इस साल खास करके बारिश बहुत है और लोगों ज़मीन में ना पानी का जो है भराव बहुत हो गया, भर गया ज़मीन में पानी, मतलब ज़मीनें बिल्कुल तर हो गई हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे सेब के पौधे हैं उसमें कई और दूसरे प्रकार के रोग भी पनपने शुरू होते हैं। जैसे हमारे एक होता है, उसको कहते हैं मूल संधि गलन रोग, इंग्लिश में कहते हैं कॉलर रॉट, और दूसरा होता है रूट रॉट, जड़ सलन रोग। तो ये रोगों को भी पनपने की जो है ना आजकल अनुकूल वातावरण में जाता है, उसके लिए भी लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और लोग कई भ्रांतियों में रहते हैं, नहीं जी जड़ गलन नहीं है तो वो है
तना गलन है, उनको ना उसके हाँ उनका जो निदान करना है या उसका डायग्नोस करना भी लोगों के लिए थोड़ा सा उसके जो ये क्या कहते हैं सिम्टम्स को या जो उसके लक्षण बनते हैं वो भी पहचानने में थोड़े लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन इन सबको मद्देनजर रखते हुए आजकल उसके लिए क्या करना आपने, उसके लिए तो सीधी सीधी बात है कि अगर आप अभी आपके जो पौधे हैं उसमें कुदरती बात है तौलियों में पानी भर जाता है, पहले तो तौलिए से ढंग से बनाए कि उसमें प्रॉपर सही तरीके से पानी की निकासी हो सके ताकि वहाँ भराव हो ही ना, पानी रुके ही ना। तो सबसे बड़ा तो ये चीज़ है। और दूसरे हम जो ये कोई भी अगर काम करना है तो उसके लिए आवश्यक है कोई ना कोई रसायन का भी प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन लोग ऐसे जैसे कोई भी रसायन आप प्रयोग करने लगे उससे पहले वो निश्चित करना चाहिए कि ये रसायन इस रोग के लिए यूज़ करना है। अब लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे ये 2 बीमारियां मैंने आपको बताई, मूल संधि गलन कॉल रॉट और रूट रॉट, तो इसके भिन्न भिन्न जो है वो फफूंदनाशक हैं। अब लोग समझते हैं ये शायद रूट रॉट ही होएगा तो वो कॉल रॉट वाली दवाई भी डाल देंगे। इस प्रकार से लक्षण क्या होंगे, जैसे आपने रूट रॉट की बात की, तो हाँ, कैसे लोग पहचाने कि रूट रॉट है और ऐसी कौन से उसमें दवाई डालें या फिर स्प्रे करें जिससे वो ठीक हो? जहाँ तक तो पहचान की बात है, पहचान तो बड़ी सिंपल है। दोनों ही बीमारियों में जो पौधा है वो कमज़ोर था, उसको अगर थोड़ा सा आप हिलाएंगे तो हिलेगा पौधा, वो तो एक बात होगी। लेकिन इसके असली जो लक्षण है वो तो आजकल तो नहीं देख पाते, क्योंकि वो देख सकते हैं सर्दियों के दिनों में जब पौधे डोरमेंसी में होते हैं, सुष्टावस्था में होते हैं। आजकल नहीं देख सकते क्योंकि आजकल हम पौधों को नीचे जड़ें वगैरह नहीं खोल सकते। होता क्या है कि जब सर्दियों में जब जड़ें खोलेंगे तो उस पर मालूम होगा, अगर तो जड़ गलन रोग है तो वो क्या होगा कि जड़ के सिरे से जड़ सल के आएगी और तने की तरफ आएगी, वो तो होगा जड़ गलन रोग। वो और जो तना गलन है जहाँ पे आपका ये पौधे का भूमि से ऊपर भाग निकलता है, जो कॉलर रीजन बोलते हैं उसको, जैसे आदमी का कॉलर होता है उस तरह से, वहाँ से सड़न शुरू होगी और वो नीचे जड़ों की तरफ जाएगी। तो ये बिल्कुल उसका क्लियर है, इसके ये लक्षण है। ये ऊपर के जो लक्षण है जैसे पत्ते छोटे रह जाना, पत्ते समय से पहले पीले पड़ जाते हैं, वो तो सामान्य है। लेकिन असली जो पहचान है, असली इसका जो लक्षण की पहचान है वो तो सर्दियों के दिनों में हो सकती है और इसका उपचार भी उन्हीं दिनों कर सकते हैं, जैसे आजकल कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा नमी है तो अगर हम उसको इसकी फफूंदनाशकों की सिंचाई की एक हमारी सिफारिश है हमारे विश्वविद्यालय से और वो हम करते हैं। लेकिन आजकल इतनी बारिश है कि वो सिंचाई आपको, पर इसके लिए बचाव ही करना अच्छा है। बचाव में कि भी पानी का भराव ना हो, उसमें प्रॉपर अपना पौधों के तौलियों में से पानी का निकासी का पूरा प्रबंध रखें। तो एक इसका यही तरीका है आजकल जो कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे बीमारियां मैंने आपको बताई जी, आपने जैसे फंगल हाँ ये डिजीज हाँ ये जैसे कॉलर रॉट है, सॉरी आपका ये ब्लॉच है, मार्सिना ब्लॉच है, अल्टरनेरिया है या लीफ ब्लाइट है, इसके लिए तो हमारे विश्वविद्यालय से एक छिड़काव सारणी जो हम उद्यान विभाग से मिल के बनाते हैं हर साल, उसमें इसके लिए उपाय बताए गए। और जो हमारी सिफारिश है, जैसे अब हमारे अभी तो हम यही बात करेंगे कि हमारे जो ये लीफ स्पॉट हुआ या लीफ ब्लॉच हुआ या पतझड़ हो गया, इसके लिए क्या करना है। इसके लिए तो अभी तो ये है कि इस वक्त क्या कर सकते हैं, इस वक्त तो यही कर सकते हैं भाई हमारे पास जो फफूंदनाशक हैं उनका स्प्रे करो। लेकिन इसका जो स्प्रे का शेड्यूल है, जो हमारा सारणी है, वो तो इसके लिए जो इन रोगों के बचने के लिए आपको जब पंखुड़ियाँ झड़ती है ना, फल छट होता है, उस वक्त से स्प्रे शुरू नहीं पड़ते। उसमें कई प्रकार के आपको ये फफूंदनाशक बताए गए हैं, जिसमें कैप्टान है, डोडीन है और ये क्या कहते हैं बेवेस्टिन है, मैनकोजेब है और कंपेनियन कुछ एक फंजाइड जिसमें ये मैनकोजेब भी और ये कार्बेंडाजिम भी है। तो इस प्रकार के जो है ना ये सैफ है, तो ये इस प्रकार के ब्रांड नेम्स हैं, उनको आप अगर स्प्रे करेंगे और उससे भी इन रोगों का नियंत्रण हो जाता है। दूसरे एक बात और है कि आपका जो स्प्रे शेड्यूल है, हमारा स्प्रे शेड्यूल है, उसमें दिया कि भी 15 से 20 दिन के अंतर पे देते हैं। लेकिन जैसी परिस्थितियाँ आजकल बनी हुई है तो हमें वो जो स्प्रे करने का अंतर है वो हमारे को 7 से 10 दिन का करना पड़ेगा, ना कि 15 से 20 दिन का करना पड़ेगा। और अगर बारिश 12 घंटे तक नहीं हुई जैसे आपने बताया तो वो रिपीट करना खैर वो तो सावधानी है। लेकिन वैसे जिसका स्प्रे का जो है ना आपका जो
अंतराल है वो हम 20 दिन का बताते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में क्या करना पड़ेगा आपको कि 7 से 10 दिन के अंतर पे भी स्प्रे करना पड़ेगा। बाकी फफूंदनाशक तो वही रहेंगे। और बाकी जो हमारे किसान हैं वो कई दफ़ा ऐसा करते हैं कि भाई एक दवाई को बार बार स्प्रे करते हैं जी। तो वो भी हमारे सिफारिश है, हमारी एक लोगों के लिए सूचना भी है कि उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि भाई एक जो केमिकल है, एक फफूंदनाशक है, उसको बार बार स्प्रे नहीं करना चाहिए। और जो भी फफूंदनाशक है उनको रोटेट करो, बदलो। अगर अभी आपने सिस्टेमिक करा है, जैसे कार्बेंडिज्म सिस्टेमिक है, ये क्या कहते हैं थाइफ्रेट मिथाइल है, कई हैं जो सिस्टेमिक हैं, उनको बार बार ना स्प्रे, उनको एक बार छोड़ के करें, तब वो भी एक बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप लोग सोचते चलो कर देते हैं, हमारे पास ये पड़ा यही कर लेते हैं, उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ एक जो आपको ये सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी जी। तो सर जैसे आपने पत्तों के गिरने की बात की थी, आजकल पत्तों की काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है, उसी के साथ सेब भी काफ़ी ड्रॉप हो रहा है क्योंकि आजकल हार्वेस्टिंग का टाइम है, लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले ही काफ़ी किसानों के जो है सेब वो गिर रहे हैं पेड़ों से। तो उसका क्या कारण हो सकता है और उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसका कारण भी यही है लगभग के जो आपके एक्सेसिव मॉइस्चर है, एक तो यही कहेंगे हम, दूसरे बीमारियाँ जैसे अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को इस वक्त क्या करना है जी। इस वक्त हमने ये करना है कि जो हमारे ये पत्ते झड़ चुके हैं, और अब तो यही है कि पत्ते तो झड़ गए, लेकिन कुछ जगह अभी पर ना क्रॉप की हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुई, वहाँ 20-25 दिन पड़े हैं जो हाइट वाले बगीचे, तो वहाँ पे आजकल ना उनको कुछ स्प्रे करने हैं, जिसमें कैप्टन है और इसमें क्या होता है कि भाई जीरम है, जिनव है, ये स्प्रे करना है। और ताकि ये मतलब फल तोड़ने से 15-20 दिन पहले कर सकते हैं वो स्प्रे। अच्छा। उससे क्या होगा कि आप पे बहुत से रोग हैं, जैसे हमारे कुछ उसको हम सूटी ब्लॉच कहते हैं, फ्लाई स्पैक कहते हैं, जो कि फलों के ऊपर कालक पैदा कर देते हैं, जिससे फलों की गुणवत्ता में फ़र्क पड़ जाता है, और उसके जो फिर अगर वो मार्केट में जाता है तो उसके दाम नहीं मिलते। तो उनके पास अभी समय है कि वो करें। और जहाँ जिन्होंने फल तोड़ दिए हैं उनके लिए यही सुझाव है कि फल तोड़ने के बाद आपको ये कॉपर ऑक्सीक्लाइड वगैरह का स्प्रे करना चाहिए। कॉपर ब्लाइटॉक्स है, फाइटोन, जो भी आपके कॉपर फंजीसाइड है, उससे क्या होता है कि जहाँ से भी आपका फल टूटता है वहाँ थोड़ा होता है जख्म होता है। तो जख्म होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई बीजाणु उसके फफूंद के प्रवेश कर जाते हैं, और वो थोड़े समय के बाद अपने उसमें एक बीमारी पैदा करनी शुरू करते हैं। तो मतलब ये जैसे आदमी का हाथ कटता है उसके ऊपर एकदम से आप पेस्ट लगाते हैं, कोई दवाई लगाते हैं, इस प्रकार से हमारे को पौधों के ऊपर भी, आदमी तो बोलता है लेकिन पौधे नहीं बोलते, तो पौधों को तो अपने आप समझना पड़ता है। तुड़ान के तुरंत बाद ही तुरंत के जैसे तुड़ान खत्म हुआ तो आपको जैसे भी आपके पास सुविधा है 2 दिन बाद करो, 3, पर ये करना जरूरी है। 3-4 दिन के अंदर कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, लेट करोगे तो थोड़ा नुकसान, मतलब वो रहेगा, चांसेस हो सकते हैं कि फफूंद उसमें प्रजनन कर जाएगा तब तक। ये कुछ जो अभी करने वाली बातें। बाकी ये कि आगे के लिए लॉन्ग टर्म हमने क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी थोड़ी देर में। मैं इससे पहले जानना चाहूँगी कि जो आजकल जैसे तुड़ान हो रहा है, तो तुड़ान के समय किसान किन चीज़ों का ध्यान रखे जिससे जो आने वाले वर्ष है या फिर बाद में तुड़ान के बाद उनके पेड़ों को ज़्यादा नुकसान ना हो? ये आपने ठीक बात पूछी, क्योंकि होता क्या है कि जो आमतौर पर जो बागवान है वो तो लेबर लगाता है भाई, लेबर, तो वो लेबर अपनी प्रोग्रेस देने के लिए जब तोड़ते हैं ना फल को, तो वो समेत बीमों के तोड़ देते हैं, स्परों के झटका दे देते हैं। उनको ये नहीं पता कि इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसको ऊपर को उठाना है, तो उससे क्या आपका बीमा सेफ हो जाता है। और उस वजह से उससे क्योंकि एक बीमा होता है ना, वो 3 से 5 वर्ष तक फल देता है। अगर आपने बीमा ख़त्म कर दिया तो आपको समझो आप 2-3 साल आपका काम पीछे चलेगा। ये सबसे ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है, क्योंकि सारे काम आदमी खुद नहीं कर पाता, लेबर, और ज़्यादातर ठेकेदार जो करते हैं ना काम, जो ठेकेदार की तो लेबर होती है, उन्होंने तो फल तोड़ के चले जाना, अगले साल को नहीं रहना, लेकिन बागवान का नुकसान हो जाता है उसमें। तो इस तरह से ये बड़ी सावधानी का विषय है कि जो फल का तोड़ान है बड़ी सावधानी से किया जाए, ताकि कम से कम हमारे जो ये स्पर है या बीमे ये सुरक्षित रहे, ताकि अगले साल में इसमें ठीक फल लगे। तो ये एक सबसे बड़ी सावधानी है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि वो ठेके वाली बात है, हमने इतने किल्टे तोड़ दिए, इतना कुछ किया, प्रोग्रेस दिखाते हैं, वो ये नहीं देखते कि उधर आपके पौधे का कितना नुकसान हो गया। फिर मैं आपको बताने लगा था कि अगले साल के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी ये पत्ते झड़ते हैं, ये जब ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो ये
जो इसमें फफूंद होते हैं उसका प्रजनन होता है अगले साल के लिए। अगर जब ये ज़मीन के ऊपर पत्ते झड़ते हैं और लगभग जैसे अब आगे समय आएगा 80% पत्ते ज़मीन पे आ गए, तो जब 80% पत्ते ज़मीन पे आ जाते हैं उन पत्तों को हमने क्या करना है कि 5% यूरिया का स्प्रे करना है। अच्छा। उससे क्या होता है, यूरिया जो है उन पत्तों को सड़ाने में मदद करता है। जब वो पत्ते सड़ जाएंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का फफूंद प्रजनन नहीं कर पाएगा और अगले साल हमारे को स्वच्छ वातावरण। नंबर 1। दूसरे जो हमारे ये बीमारियां जो लीफ स्पॉट है या पतझड़ है, इसका मुख्य कारण ये भी है कि हम जो अपनी काट छांट करते हैं सर्दियों में, उस वक्त हमें ऐसी काट छांट करनी है पौधों में कि उसमें प्रॉपर ऊपर से सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश कर सके, हवा की निकासी हो सके। उससे क्या होता है कि अंदर जो है वातावरण जो है ना वो अच्छा रहता है, वो इन बीमारियों को पनपने के लिए अनुकूल नहीं होता, वो प्रतिकूल होता है। और लोग कोशिश करते हैं भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ रखें, ज़्यादा फल लगेंगे, ये नहीं देखते कि इसका नुकसान क्या है। और दूसरे क्या करते हैं कि हमारे जो बागवान है, क्योंकि बगीचों में वो नीचे घास वगैरह बहुत होता है, घास की भी क्योंकि वो भी नमी पैदा करता है, इसलिए ये पतझड़ रोग या ये ब्लाइट है जो भी है ये सब पनपते हैं उसमें। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो पौधों की काट छांट है वो ऐसी हो जिसमें प्रॉपर उसमें सूर्य की रोशनी प्रवेश करे और प्रॉपर उसमें हवा की निकासी हो, ताकि उसमें ऐसा वातावरण बन सके जिसमें फफूंद पनप सके। तो एक तो है। बाकी ये जो हमने स्प्रे शेड्यूल में हम बताते हैं कि इतने अंतराल पे पंखुड़ी झड़ने से स्प्रे शुरू करने, जो हमारे सारणी के अनुसार है। अगर वो आप करेंगे तो आपके जो सेब के पौधे वो सुरक्षित हैं। अगर आप इसमें ढिलाई बरतेंगे या कुछ करेंगे तो कुदरती बात है, आपका नुकसान होगा। तो ये कुछ एक बातें जो लोगों को करनी चाहिए, और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आम करते नहीं है, लेकिन थोड़े कई दफ़ा चलो हो जाएगा जी, कोई बात नहीं, हमने सफाई कर दी, हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे आपने बताया कि स्प्रे करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए, और जैसे पत्तों के गिरने पे जो फफूंद जिसमें है तो उसमें 5% यूरिया करनी चाहिए। लेकिन जो स्प्रे करते समय किसान है किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं? हाँ, ये बात भी बड़ा मुख्य चीज़ है, क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है कि जब स्प्रे करते हैं लोग, सबसे बड़ा तो स्प्रे में क्या गलती करते हैं कि स्प्रे का जो सोल्यूशन है वो ढंग से नहीं बना पाते। वो क्या करते हैं कि भाई ड्रम में पानी भरा, ऊपर से उसको दवाई का पैकेट डाला, उसको हिलाया हुआ चल पड़ा, वो ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली ऐसा है कि जो दवाई है उसको पहले आपको 200 लीटर के ड्रम में, हम जितनी भी दवाइयाँ हम 200 लीटर के हिसाब से बताते हैं, तो 200 लीटर पानी भरिए पहले, उसमें से 10 लीटर पानी अलग निकालिए। जो आपने दवा बनानी है, सपोजिंग 250 ग्राम डाल ली, 600 ग्राम डाल ली, वो उसमें मिक्स करो, उसको खूब हिलाओ, पेस्ट ताकि बने। जब वो अच्छा बन जाए फिर उसको और उसमें कोई 20 लीटर में डालो। जब ये 20-30 लीटर होगा उसके बाद उसको पूरे ड्रम में डालो और उसको हिलाओ। और कभी जब बीच में जब स्प्रे करते हैं तो ड्रम को थोड़ा हिलाते रहिए, ताकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारा पानी है, पानी साफ़ होना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी है, जैसे आजकल पानी है तो उसमें मिट्टी के कण आते हैं, मिट्टी के जो कण आएंगे उसमें क्या होगा कि जो दवाई के पार्टिकल्स होंगे उसके साथ चिपक जाते हैं, तो वो प्रॉपर्ली उसमें सस्पेंड नहीं होते पानी में, ताकि वो आगे स्प्रे में जा सकें। तो ये सबसे बड़ी सावधानी है कि मैंने देखा है कि जो ये ऐसे क्षेत्र है, कुल्लू के क्षेत्र है, वहाँ पे ये कूल का पानी लेते हैं, कूल जैसे ये धान के लिए लगाते हैं, तो उसमें आमतौर पर मैंने देखा है कि उसमें ना रेत के कण बहुत होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि उसको पानी अगर नहीं आप करें तो छान लीजिए, कोशिश ये करनी है सबसे जरूरी। और दूसरे सबसे बड़ी सावधानी ये भी बताना चाहता हूँ स्प्रे में, कि जब भी आप स्प्रे करें, कोई भी फूलनाशक का स्प्रे करें, कभी भी 2-3 दवाइयों को इकट्ठा मत करो। विशेष करके हमने देखा है कि लोग ना लेबर बचाने की वजह से या पानी की कमी उससे वजह से वो क्या करते हैं, उसमें ये पोषक तत्व भी डाल देते हैं और फफूंदनाशक या वो कीटनाशक भी डाल देंगे। उससे आपको नुकसान होगा, ना कि फ़ायदा होगा। तो ये भी एक बड़ी सावधानी है, सावधानी की बात करें। और अगर आप जब भी कोई स्प्रे करते हैं, या तो उसका एक हमारे पास चार्ट है यूनिवर्सिटी में बना हुआ है, उसको कंपेटेबिलिटी चार्ट कहते हैं, कि कौन से फफूंदनाशक, कौन से कीटनाशक, कौन से तत्व जो आपस में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी जरूर अवलोकन करें। अगर नहीं है तो हमारे जो नज़दीक के हमारे रिसर्च स्टेशन है या किसी भी ज्ञान केंद्र हैं, वहाँ के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे परामर्श करें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा,
ना कि अगर बिना जानकारी के आप ऐसा करेंगे हपड़ा थपड़ी में तो आपका नुकसान होगा। कई दफ़ा लोग कहते हैं ये हमारे तो रस्टिंग हो गई जी, कुछ हो गया। ये सारी चीज़ें कब होती है? जब आप 2-3 केमिकल्स को बिना सोचे समझे या अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं स्प्रे। तो ये भी नहीं करना। ये कुछ बाकी ये अगर आपके 10-12 घंटे के अंदर स्प्रे बारिश हो जाती है तो आपको वो स्प्रे अवश्य ही दोबारा करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो ये भी कुछ एक बातें हैं जो बागवानों को सोचना चाहिए, क्योंकि बागवान के पास कई काम होते हैं तो समय बचाने के चक्कर में, लेबर बचाने के चक्कर में उसके ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लेता है। तो ये मुख्य सावधानी है जो आपको करनी है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि अगर कोई भी दुविधा है तो जो भी कृषि केंद्र है, वहाँ के जो हमारे यूनिवर्सिटी के सेंटर है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे रिसर्च स्टेशन है, हमारे जो यूनिवर्सिटी नीचे हमारा विस्तार शिक्षा निदेशालय है, वहाँ पे भी आप वहाँ पे भी हमारे एक्सपर्ट बैठते हैं। विभागों में तो है ही हैं, तो वहाँ से भी संपर्क करें, क्योंकि जानकारी के अभाव में आप नुकसान ना करो। इसीलिए सरकार ने इतने विश्वविद्यालय बनाए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हैं, लोगों के काफ़ी नज़दीक बनाए हैं। इसीलिए तो ये कुछ एक बातें थी जो लोगों को अपने ये काम करने में सावधानी रखनी चाहिए। जी, तो सर जैसे आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है और क्योंकि हमारा जैसे पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे सॉइल इरोजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं किसान अगर उनकी खेतों की मिट्टी पानी में बह रही है? तो वो तो एक ऐसा ना, वो तो प्राकृतिक समस्या है। अगर देखा जाए अगर लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, तो उसके लिए तो कोई ऐसी विधि नहीं। उसके लिए तो यही है जो हम जब बगीचे लगाते हैं, क्योंकि हमारे सारी जगह ढलानदारी है तकरीबन जहाँ जहाँ बगीचे लगे, तो उसमें आपको ना कंटूर प्लांटेशन करनी चाहिए। कंटूर प्लांटेशन का मतलब कि एक जैसे लेवल पे आपके पौधे लगेंगे। जब एक जैसे लेवल पे पौधे लगेंगे तो उसमें ये जो ज़मीन के जो लैंडस्लाइड का या इरोजन का, जो ना इरोजन का खास करके वो संभावना बहुत कम हो जाती है। तो उसके लिए एक ही सावधानी है कि जब भी आप ये स्लोप्स में प्लांटेशन करें तो कंटूर प्लांटेशन करें, ना कि जैसे रेक्टेंगुलर। और कोई सिस्टम ऑफ प्लांटेशन 3-4 हैं, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर, जो भी कुछ है, हेक्सागोनल। लेकिन जब ढलानदार ज़मीन आती है वहाँ पर हमारा जो रिकमेंडेशन है, हमारी सिफारिश ये है कि कंटूर प्लांटेशन करें, ताकि आपको ये सॉइल इरोजन का खतरा कम हो। ये एक यही विधि और इसका कोई टेक्निकल विधि नहीं है। तो सर जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है, उसकी वजह से नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो किस तरह की, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि जो भी ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, तो जो सेब के बगीचे पे है उसका कितना ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है आजकल? नहीं, प्रभाव तो ये तो ग्लोबल फिनोमिना है ना, पूरे विश्व में ये जो जलवायु परिवर्तन है उससे क्या हो रहा है, उससे जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़ा नुकसान ही हो रहा है कुछ बीमारियां, कुछ कीट जो है वो पनप रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि पहले कुदरती तौर पे उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं बनता था, लेकिन इस पर इन हालात में उनको अनुकूल वातावरण मिल रहा है, वो ज़्यादा पनप रहे हैं। कुछ जैसे हमारे लीफ ब्लाइट है, लीफ ब्लॉच है, ये पहले इतने उसमें नहीं आता था, इतनी गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होगा, उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो जल्दी पनपता है। ये जलवायु परिवर्तन का तो सीधा सीधा लिंक है। ये नए कीट कहो या फफूंद रोग कहो या और जो ये सारा इसी वजह से होता है कि उनको अनुकूल वातावरण मिल जाता है, जबकि आमतौर पे वातावरण होता नहीं था पहले, लेकिन अब हो रहा है, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें पनप रही है और उसके लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है, तो वो नुकसान करते हैं। तो इसके लिए अब तो यही है कि हमारे को अपने जो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे मैंने ये 2-3 बातें बताई आपको कि सैनिटेशन, सफाई, अच्छे पत्तों को अच्छे जल्दी गल जाए, और प्रूनिंग के टाइम में आप ऐसी सुविधा बनाएं जैसे पौधे की शक्ल ऐसी बनाए उसमें प्रॉपर हवा जाए, प्रॉपर सनलाइट जाए। तो ये कुछ एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो आपको करनी पड़ेगी, तभी इनको आप इसका समाधान मिलेगा आपको। जी, तो सर मैं आपसे चाहूँगी कि आप कुछ हमारे जो किसान हैं उनको कोई सलाह या संदेश अगर आप देना चाहें कि किस तरह से वो इन जनरल भी अपने जो खेतों का है वो प्रबंधन कर सकते हैं और देखरेख कर सकते हैं। जैसे अब आपने ये तो बात अच्छी पूछी है, लेकिन ये विषय थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो भी आप काम करते हैं उसको इन परिस्थितियों को देखते हुए, जो क्लाइमेट चेंज है कुछ और है, आपको साइंटिस्ट से जुड़ना पड़ेगा और आपको
जो हमारे ये विज्ञान मतलब साइंस है उससे जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए माध्यम हमारे विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क रखना पड़ेगा, तभी आप अपनी खेती में फल अच्छा उत्पादन, अच्छी कमाई कर सकोगे। अगर आप ट्रेडिशनल वे में चलोगे तो आज के हालात में आपको नुकसान होगा। तो मेरी यही सलाह है बागवानों को कि वो साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों से जुड़े, विश्वविद्यालय से संपर्क करें और जो भी हमारे विभाग हैं, उद्यान विभाग है, उनके भी उनसे भी संपर्क करें, तभी आपको इसमें फ़ायदा होगा। नहीं तो सर आपसे माफ़ी चाहती हूँ, हमारा समय हो गया है, तो आपसे और भी आगे बात करना चाहेंगे हम, लेकिन अभी हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। तो आप यहाँ पे आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है सेब के बगीचों से जुड़ी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें यकीन है कि आज के कार्यक्रम में जो भी आपको जानकारी मिली है वो लाभदायक सिद्ध होगी। तो आप हमारे दूरदर्शन हिमाचल के अपने पसंदीदा कार्यक्रमों को विभिन्न सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पे ज़रूर फॉलो करें। अब आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।